रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बोल दिया करो, हो सकता है कि आप लोग किसी कारण से ना आओ तो मैं रिकॉर्डिंग जो है अगर नहीं करूंगा तो फिर आप लोगों का वो लेक्चर छूट जाएगा। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, है ना, तो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लिया करो आप लोग। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम आपको जीवन में कुछ करना है, ठीक है, अगर कोई सपना देखे हो उस सपने को पूरा करना है, अगर एक इच्छा है आपकी, एक सपना है, एक ड्रीम है, कोई चीज को अचीव करने का अगर आपने ठान लिया है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो बेटा एक चीज करनी पड़ेगी, खुद के प्रति ईमानदार, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार आपको बनना पड़ेगा। दूसरी चीज, कभी ये नहीं सोचना कि 12th से हम लोग तैयारी कर लेंगे। जो होगा वो अभी से होगा, आज से होगा। कल के भरोसे कभी नहीं छोड़ना। अगर आपके पास, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर बनते हो, आपके पास कोई मरीज आता है, उसका ट्रीटमेंट आप कब से करोगे? आपके पास कोई मरीज आ रहा है, कोई भी एक आंसर दो, है, बताओ भाई ईशा। यस सर। आप आपके पास कोई पेशेंट आ रहे हैं भाई, आप सभी डॉक्टर बनने के लिए मैक्सिमम लोग 99% लोग डॉक्टर बनने के लिए ही नीट बायो लेते हैं, है ना, एक आध दो लोगों को छोड़ दें तो उन लोगों का कुछ और रहता है बायो लेने का मकसद। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग गलत है, सब अपनी जगह सही। तो आपके पास कोई मरीज आता है तो आप क्या करोगे? आप उनका इलाज कब से चालू करोगे? सर कल तुरंत। से। सर हाँ, तुरंत। जब आएंगे तभी ना। वो आपके पास आ ही इसलिए रहे है कि भाई उसको परेशानी है, आप उसका इलाज करो। ऐसा थोड़ी ना कल आना, मैं कल से चालू करूंगा, फिर कल आया तो आज मजा नहीं आ रहा, परसों आना। ये ऐसा नहीं होता है। तो पढ़ाई भी वैसे ही है। आपको 11th और 12th, है ना, 11th प्लस 12th, ये दोनों का जो सिलेबस है वो नीट में आएगा, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ 12th का, 12th जब आप पढ़ोगे अगले साल, उस समय अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत अच्छे से तैयारी करके पढ़ लूंगा, तो बेटा भूल जाओ, भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ 12th में आप, अगर आप, बहुत ही कम लोग होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, बहुत ही कम लोग, हजारों में कोई एक स्टूडेंट होगा या है ना, जो 12th के साथ में मतलब सिर्फ 12th पढ़ के, और जो कभी 11th से तैयारी नहीं किए, 12th में किए, वो करके निकाल लिए, है ना, 12th में बस। बाकी आपको बता दूं बेटा, सबको 11th से ही तैयारी चालू करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो नीट में आने वाला है वो 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस आने वाला है। तो अगर आप सिर्फ 12th में फोकस करोगे तो बेटा उस समय तो नीट के लिए और मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम रहेगा। कोरोना हमेशा जिंदगी भर तो रहने वाला नहीं है कि भाई इस बार भी हो सकता है आप लोगों को बढ़िया सौगात में मार्क्स मिल जाए, या फिर बस ऐसे ही एग्जाम ले करके भाई प्रमोट कर दिया जाए, या फिर जो भी है जैसे तैसे निपटा दिया जाए। कभी ना कभी बहुत सीरियसली होगा। देन उसके उस समय आपका बोर्ड एग्जाम का टेंशन रहेगा, प्लस प्रेशर भी बहुत रहता है। तो जो 11th वाला जो पार्ट है आपका, 11th वाला जो पार्ट है बेटा, ठीक है, इसको इसी साल एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, कोई भी चीज छूटने ना पाए, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि 12th में बस थोड़ा बहुत ही देखना पड़े, बहुत ज्यादा हमको टेंशन ही ना हो। उसके लिए आप लोगों को शुरुआत से मेहनत करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये नहीं, देखो मैं, अभी तो शुरुआत है बेटा। मैक्सिमम लोगों की आदत होती, मुझे मालूम था, और मुझे खुशी है कि आप लोगों, मैक्सिमम लोगों ने सच सच बोला कि हम नहीं पढ़े, हम लोगों ने रीड नहीं किया। बहुत अच्छी बात है ना। आप अगर सच का साथ दोगे तो बेटा एक ना एक दिन आप सफल जरूर होगे। झूठ बोलकर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, याद रखिएगा। वो आगे बढ़ना भी एक प्रकार से पीछे रहने के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने सही बोला, लेकिन ये मैं इसीलिए पूछा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आप जो भी गलती कर रहे हो या गलती करोगे, इससे आपका आगे चल के कितना बड़ा लॉस होगा और आपका हेडेक कितना बढ़ेगा, मेरा ये बताने का मकसद है, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है नीट की, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम अभी स्कूल की तैयारी करेंगे, तो ये आपकी गलती होगी। बेटा स्कूल तो हो जाता है, नीट की तैयारी नहीं होती, याद रखिएगा। स्कूल की तैयारी जो है वो आप लास्ट के 2 महीने में भी करोगे ना, तो 2 से 3 महीने में आप बहुत अच्छे से फोड़ सकते हो, फोड़ दोगे एग्जाम को। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, फोड़ दोगे एग्जाम को। लेकिन नीट में अगर आप बोलोगे मैं 2 से 3 महीना पढ़ के नीट दे दूं, तो बेटा सभी लोग आइंस्टीन नहीं है, फ्रेंकली बताऊं तो, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमको, हम डॉक्टर नहीं बन सकते? बेटा इंटेलिजेंसी आपको डॉक्टर बना देगी ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपका कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये आपको डॉक्टर बनाएगी। क्योंकि बेटा हर डॉक्टर एकदम ब्रिलियंट हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है।
हमको मेहनती और कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है। एक आप देखे होगे बेटा, डॉक्टर कई बार घर में लोग बीमार हैं, डॉक्टर बीमार है, फिर भी वो कई बार इलाज करते हैं। ये इसको इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो वो चीज आपको अभी से लानी पड़ेगी। फिर ये 2 साल, देन उसके बाद 5 साल, देन उसके बाद 2 साल। तो ये लंबी पारी खेलनी है हमको, और पूरी पढ़ाई ही करनी है हमको। कोई भी नया आता है, जैसे हम लोगों के पास अभी जैसे अभी कोरोना है, तो कौन सा स्ट्रेन आ रहा है, उसका क्या साइड इफेक्ट है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, उनके क्या क्या डायग्नोसिस है, उनके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। एटलीस्ट जो भी मेडिकल फील्ड में हम सबको देखना पड़ता है। हम अभी भी पढ़ते रहते हैं, मतलब हमारे पास एक नया सर्कुलर आता है, हम पढ़ते हैं कि ये इसमें क्या क्या है, अभी क्या चल रहा है, लोगों को क्या करना है, हमको क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है, लोगों को गाइड कैसे करना है, वैक्सीन का क्या, वैक्सीनेशन का क्या मतलब है, कौन सा क्या है। तो इससे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ड्रॉपर में कई बच्चे जो थे ड्रॉपर आफ्टर 12th पास, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमसे ही गाइडेंस लेते थे कि भाई सर हमारे पेरेंट्स को हो गया या हमको हो गया। तो ये सारी चीजें होती थी। सर वीडियो। हाँ हाँ हाँ, वो कॉल आ गया था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा, आपका नीट की तैयारी स्टार्ट हो गई है। आप बिल्कुल ऐसा मत समझो कि यार 11th है, 11th क्लास आसानी से कर लेते हैं, देन उसके बाद 12th में देखेंगे। नहीं होता है। और अधिकतर लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मोर देन 80% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, 11th पूरा खराब कर देते हैं। क्योंकि 11th का काफी कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है बेटा 12th में यूज होगा। बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप यहाँ बेस अगर आप धसका दिए, बेस यहाँ खराब कर दिए, तो 12th में भी दिक्कत जाएगी। बस वही होगा कि रटेंगे, पढ़ेंगे, छाप के आएंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा ला लेंगे बस। लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है ना, कि बोर्ड एग्जाम में 90% ला लिए हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। नहीं, हमारा लक्ष्य है नीट क्लियर करना, हमारा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। तो उसके लिए हमको कब से तैयारी करना है? 11th की शुरुआत से। बिल्कुल, जब से 11th चालू होगा आपका, तब से आपकी शुरुआत, आपका एग्जाम की तैयारी चालू हो गया है। नीट भी वही मानता है, और हम भी वही। पूरा साल भर में आपको यही फोकस करवाऊंगा, यही चीज बोलते रहूंगा, बार बार याद दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लूज पड़ते जाओगे। आप, हमारी एक ह्यूमन नेचर है, हमारा एक आदत होता है, हम उस आदत से बंधे हुए हैं। कई बार हम वीक पड़ जाते हैं, कई बार हम चीजों को इजिली ले लेते हैं। बट हमारा काम है आपको कुचकते रहना, टॉर्चर करते रहना। टॉर्चर इन द सेंस की पढ़ाई के लिए भी, कि आपको याद दिलाना कि आपका एम क्या है, आपने बायो किस मकसद से लिया है, आपको डॉक्टर बनना है। किसी का भी, आपके क्यों ना पेरेंट्स का ड्रीम हो या आपका ड्रीम हो, ड्रीम तो ड्रीम होता है। और हर एक इंसान का बेटा हक है अपने सपनों को पूरा करने का, अपने ड्रीम को अचीव करने का। हम 2 साल बाद क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, क्या होना चाहते हैं, ये हमारा हक है। और आपका ये हक बेटा किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। और मैं यही चीज आपको याद दिलाते रहूंगा पूरा, हमेशा याद रखिएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आपको याद रखना है कि आपका एम क्या है, और ये आपका हक है। अगर आपने सोचा है तो आप उसको पा भी सकते हो, याद रखिएगा। अगर आप सोच सकते हो तो आप पा भी सकते हो। और उसके लिए लेकिन आपको हाथ में हाथ धर के बैठना नहीं है, आपको उठना है, चलना है, मेहनत करना है, और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है। और अपने सपनों को पूरा होते हुए अपने आंखों से देखना है, जाने नहीं देना है बेटा, याद रखिएगा। सपने देखे हैं तो पूरा करना भी है, ठीक है। तो सिंपली बोलूंगा आप लोगों को कि बेटा, एक बार आप लोगों ने लिख दिया, जहां आप पढ़ते हो वहां पर लिख लो अपना नाम के आगे, ये अभी से लिख के रखो। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं बेटा, ये शुरुआत से लिख के रखते हैं। और ये कोई पागलपन नहीं है, ये कोई पागलपन नहीं है, ये एम डिसाइड करना बोलते हैं इसको, ठीक है। अपना जो टारगेट है उसको सेट करना बोलते हैं। ये आपका टारगेट है, आपका नाम जो भी है XYZ, आपको उसके आगे क्या लगाना है, ये आप ही डिसाइड करोगे ना, और कौन डिसाइड करेगा? इसके लिए आप ही को मेहनत करनी है। हम सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, जगह जगह पर आप गिरोगे, हम उठाएंगे, लेकिन चलना आपको है। हम आपके साथ हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। ये चलने का मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा रेगुलर, ठीक है। और जहां भी आप पढ़ते हो, जो भी आपका स्टडी टेबल है, अपना नाम लिखो, उसके आगे ये लिखो। और ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये कोई ऐसा आलतू फालतू चीजें नहीं है, ठीक है। हम भी जब पढ़ते थे उस समय हम भी करते थे, और जितने बच्चे हम पढ़ाते हैं हम उनको भी यही चीज बोलते हैं, अपने नाम के आगे लिखना चालू करो।
आप लिख के रखो ताकि आप रोज देखोगे और रोज मोटिवेट होगे। मुझे अपने नाम के आगे ये चीज लगानी है, ये चीज मुझे करनी है, और इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे रोज पढ़ना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे मेहनत करनी है डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंटली। ठीक है। नाम सबका होता है, लेकिन सबके नाम के पहले ये नहीं होता है। इसके लिए हमको उतना ही मेहनत करना पड़ता है। किसी भी चीज को आगे लाने के लिए काफी फोर्स जनरेट करना पड़ता है। ये फिजिक्स का लॉ है, आप लोग भी जानते हो, कुदरत का नियम है। किसी भी चीज को आगे लाने के लिए काफी फोर्स जनरेट करना पड़ता है, और वो फोर्स आपका हार्ड वर्क है। तो वो फोर्स से आप अपने नाम के आगे क्या लाओगे, आप जो बनना चाहते हो। समझ आ रहा है बेटा? तो आप क्या बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो। तो अगर आपके नाम के आगे ये चीज लगाना है तो आपको तो फोर्स जनरेट करना पड़ेगा पूरे 2 साल। अगर आपके नाम के आगे आपको डॉक्टर लगाना है तो आपको किसी भी चीज को आगे लाना है तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो फोर्स का नाम है हार्ड वर्क विथ कंसिस्टेंसी। तो ये अगर आप करते हो तो आपके नाम के आगे ये जरूर आएगा, ऐसे ही अपने आप नहीं आ जाएगा। अलग बात है भाई कि बहुत पैसा है पिताजी के पास, है ना, 1 आध करोड़ में एडमिशन ले लिया, वो एक अलग बात है। बट कोशिश करिए, कितना भी पैसा हो, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, कितना भी पैसा हो, अपने दम पर कोई चीज हासिल करने की जो खुशी होगी ना बेटा, वो दुनिया में कोई खुशी नहीं, मतलब किसी भी खुशी से काफी ऊपर है अपने दम से कोई चीज हासिल करना। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो बेटा Yes, जब भी यस पढ़ना सर। है, हाँ जब भी पढ़ाएं, चाहे मैं पढ़ाऊं, फिजिक्स वाले पढ़ाएं या केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाएं, जब भी आप पढ़ते हो सेम डे वो टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, चाहे नोट से या बुक से, जैसे भी हो। आदत डालो अभी से। हो सकता है आपको आदत नहीं है रिवीजन की, बट मैं आपको बता रहा हूँ, डेली का काम डेली करो, कल के ऊपर कभी मत छोड़ो। कल के ऊपर छोड़ोगे तो कल तो कुछ और काम रहेगा, तो कल आप वो काम करोगे कि एक दिन का पहले करोगे। हमेशा आगे की तरफ रहो। ठीक है बेटा, सभी लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में, मैं 100% की भी उम्मीद नहीं करूंगा, हो सकता है कि कुछ तुम नहीं कर, बट नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूं बेटा कौन पढ़ के आए, तो मैक्सिमम लोगों का हाथ उठे, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी पढ़ते हो वहां अपने नाम के आगे ये चीज लगा के रखो, ये आपको डेली मोटिवेट करे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ये बताएगा कि आप करना क्या चाहते हो, आपका एम क्या, आपका टारगेट क्या है। ठीक है, और रोज देखा करो बेटा, अगर आप सीरियस हो ना अपने लिए, ठीक है, अगर आप कुछ चाहते हो जीवन में कुछ करना, ठीक है, अचीव करना, अगर आप कुछ सोच के रखे हो कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो आप रोज अपने आप को इमेजिन करो कि यार मैं कॉलेज जा रही हूँ या जा रहा हूँ व्हाइट एप्रन पहन के, मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ। ये इमेजिन करो, इमेजिन करने से आपको आपको याद रहेगा कि आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। बस खत्म। चलिए, तो अब मैं इसमें ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, मैं ये सारी चीजें मैं बताते रहूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सारी चीजों में टॉर्चर करते रहूंगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं छोड़ दूंगा। चलिए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे जो नए बच्चे हैं बेटा, सर हाँ बोलो। हाँ बोलो। हार्मोन समझ नहीं है सर मेरे को। हॉर्मोन्स का एक पूरा चैप्टर होता है बेटा। ठीक है, शायद आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था मैसेज में, आपने यस मेरे से पूछा कि सर हॉर्मोन्स क्या है, तो मैंने आपको एक लाइन में, मेरे ख्याल से 2 वर्ड में आंसर दिया, इट इज अ केमिकल मैसेंजर। मुझे इसको समझाने के लिए कम से कम ना 20 मिनट चाहिए होगा, सिर्फ इसको समझाने के लिए कि केमिकल मैसेंजर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, ये पूरा का पूरा चैप्टर है बेटा, है ना, पूरा का पूरा चैप्टर है। ये केमिकल मैसेंजर होता है, और स्ट्रक्चरली मैक्सिमम मोर देन 80% हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर वाइज जाएं कि ये बना कैसे है, तो ये मेनली प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन। और आप मेरे से पूछोगे सर ये करता क्या, कैसे काम करता है, तो ये एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करता है। ठीक है, बाकी जो रहेगा बेटा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, बस इतना ध्यान रखो, इट इज अ केमिकल मैसेंजर मेड ऑफ मेनली प्रोटीन, नॉट ऑलवेज। ठीक, चलिए, तो जो नए बच्चे हैं बेटा, एकदम बी फ्रैंक, आप सीखने आए हो, पढ़ने आए हो, आपका अधिकार है। जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है, जैसे इन्होंने पूछा वैसे आप भी पूछ सकते हो।
बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। दूसरी चीज कि मैं सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया हूँ, हम लोगों ने ब्लड देख लिया है, ठीक है। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, ब्लड के दो पार्ट्स क्या क्या देखे हैं ब्लड में, प्लाज्मा और जल्दी जल्दी Cellular बताओ यार, part. है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी WBC platelets. एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये तीन चीजें बताई। फिर प्लाज्मा में मैंने बताया सबसे ज्यादा प्लाज्मा में क्या होता है। अच्छा, Water. Water. हाँ, वाटर, मोर देन 90 to 92% इज वाटर, एंड रेस्ट मेनली आफ्टर वाटर। मैक्सिमम पार्ट जो होता है प्लाज्मा में वो क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। Protein. तो प्रोटीन जो रहते हैं वो 6 to 8% होते हैं, बाकी जो सारी चीजें होती है वो माइन्यूट क्वांटिटी में होती है। तो फिर दूसरी चीज मैंने ये बताया है कि ब्लड में दो पार्ट है, ब्लड का दो पार्ट। जैसे आप ब्लड लोगे हाथ में, है ना, ऐसा ब्लड अगर आप देखते हो तो ब्लड मेनली फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, लेकिन उसमें कुछ सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ब्लड का दो पार्ट है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दैट इज ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं उसको, ब्लड कॉर्पसल दैट इज ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो। तीन टाइप के ब्लड सेल्स, ठीक। प्लाज्मा का पार्ट सबसे ज्यादा होता है, तभी वो ब्लड फ्लो कर पाता है। तो प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं वो 45% होते हैं। तो इतना हम लोगों ने देखा था। प्रोटीन में जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे, कोशिश करेंगे। चलो बताओ भाई, प्रभांश, प्रभांश, प्रोटीन में सबसे मेजर टाइप का प्रोटीन ब्लड में कौन सा पाया जाता है, प्रभांश जल्दी बताओ बेटा। सबको एक्टिव रहना है ना, मैं Yes पूछूंगा sir. पड़ जाए। हाँ बता बेटा। Albumin. प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन होता है। देन उसके बाद, एल्ब्यूमिन के बाद दूसरा मेजर प्रोटीन कौन सा होता है, सेकंड नंबर में जैसे पूछूं, बता, चलो बताओ भाई। विश्वा, Globulin. ग्लोब्यूलिन, ठीक है। देन उसके बाद मैं पूछूंगा, रिद्धि बताओ बेटा। और एक मैंने चार प्रोटीन बताए थे, चार मेजर प्रोटीन, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये होता है, देन उसके बाद सेकंड मैक्सिमम ये होता है, देन उसके बाद रिद्धि बताएगी, रिद्धि नहीं बताएगी अगर अनम्यूट नहीं हो रहा है, हो रहा है। Tretinoin. अकृत, हाँ कौन सा बेटा, Fibrosis. हाँ फाइब्रिनोजन। देन उसके बाद कौन बताएगा, अ, दामिनी आप आए थे क्या बेटा पिछले क्लास में, दामिनी आप आए थे पिछले क्लास में, नहीं आए थे। हरलीन बताओ Yes, बेटा, sir. बताओ। Yes, sir. Prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन, है ना। अब मैं किसी से पूछूंगा जल्दी से, हर्ष तिवारी बताओ बेटा, इन चारों में से क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सा है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ बताओ भाई परमिंदर, चारों Sir, में से। fibrinogens. फाइब्रिनोजन, और हाँ, yes. और आकृति, कनिष्का, Yes. आप आए थे बेटा पिछली क्लास में, कनिष्का बताओ। Yes. बताओ बेटा, इसमें से और कौन सा है जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है चारों में से, एक तो बता दिया उन्होंने फाइब्रिनोजन, और Prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन। तो बेटा जिन्होंने एक बताया ध्यान रखेंगे ये दोनों है, ठीक है, जिन्होंने एक बताया ध्यान रखेंगे ये दोनों है ना, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, हो सकता है आपने ये सोच के बताया कि मुझे एक बताना है ठीक है, ये भी हो सकता है ना, एक बताना है ये सोच के बताया। बाकी प्लाज्मा में और क्या क्या होगा भाई, जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स हम जो खाते हैं ब्लड के कौन से पार्ट में होगा, प्लाज्मा में होगा। हार्मोन्स, ड्रग्स, विटामिन, मिनरल्स, मैक्सिमम चीजें जो रहेंगी वो सब प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में रहेंगी। गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा वाले पार्ट में रहेगा। हाँ, आरबीसी में भी रहेगा, ठीक है, गैसेस वो मैं आगे बताऊंगा। चलो, तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, प्लाज्मा तो मैंने बता दिया आप लोगों को डिटेल में पूरा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, आरबीसी के बारे में, ठीक है। एक एक करके सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो नए लोग हैं टेंशन मत लो, बायो में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है, एक ही क्लास लिया हूँ वो भी मैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, और जो जो बताया हूँ मैं अभी बता दिया हूँ, ताकि आप लोग ऐसा नहीं सोचो भाई कि सर समझ नहीं आ रहा। वैसे बायो में ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है, थोड़ा सा भी 5-10 मिनट बता देते हैं तो सारा चीज रिवाइज हो जाता है बाकी लोगों के लिए। तो नए लोगों के लिए भी थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्म्ड
एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड कॉर्पसल्स। क्या बोला मैंने, ब्लड कॉर्पसल्स। तो हम लोगों ने 3 टाइप के ब्लड कॉर्पसल देखे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी देखते हैं। अब मैं जिससे पूछूंगा भी बताएंगे। चलो देखो, ऐसा नहीं सोचना कि मैं किसी से पूछूंगा तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कितने होशियार हो। मैं किसी की होशियारी या कम होशियारी जांचने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कभी भी। ऐसा कभी नहीं सोचना कि अगर कोई ज्यादा आंसर दे रहा है तो बहुत होशियार है, जो कम आंसर दे रहा है होशियार नहीं है। कई लोग सर शर्मीले होते हैं। हाँ हाँ बोलो। सर इसको फाउंड एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? फॉर्म्ड कितने? एलिमेंट बेटा वो एक्चुअल में बनते हैं वो एक सेल्स जो होते हैं ना वो बनते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में वो बनते जाते हैं, डिजनरेट होते जाते हैं, बनते जाते हैं, डिजनरेट होते जाते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बना हुआ एक एलिमेंट्स मतलब एक पार्टिकल है ये, मान के चलो। ठीक है, पार्टिकल के रूप में रहता है ये, या इसलिए ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, कॉर्पसल्स। ठीक है, ये पार्टिकल फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, बार बार बनते जाता है, ये कंटिन्यू बनता है ये हमारी बॉडी में। ठीक, तो चलिए। हाँ, तो मैं कुछ बोल रहा था, मैं भूल गया। चलिए, तो हाँ, तो ये नहीं सोचना कि कोई कम आंसर दे रहा है। तो कई बार लोग शर्मिले होते हैं एकदम ही ज्यादा, है ना। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा यार ये सब पढ़ाई लिखाई में आप थोड़ा आगे आओ, है ना। शर्माहट वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए कहते से। ठीक है, खास तौर पे जब आप एक ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो जहाँ पर शर्मिले होने का कोई वो नहीं है। आपको बिल्कुल फेस करने आना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप में। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो और आप मरीज आ गया और आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, उसके बाद आप सोचोगे कैसे करूँ, कैसे करूँ। वो बेचारा तो निपट जाएगा। वो जब तक आप सोचोगे, डरोगे, तब तक तो गया वो। कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए, अभी से आदत डालो कॉन्फिडेंस। ठीक है, अभी से आपके में होना चाहिए कॉन्फिडेंस। नहीं है, धीरे धीरे आदत डालो। इसीलिए हम सारा चीज इंटरेक्टिव रखते हैं, जैसे नॉर्मल ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैं हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि जैसे ऑफलाइन में होता है वैसे ही मैं, भले मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन आप तो मेरे को देख पा रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही अपने को बेटा इंटरेक्शन रखना है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं आरबीसी। अब मैं पूछूंगा कि आरबीसी को आरबीसी क्यों बोलते हैं। कोई भी एक जन हाथ उठा के बोलो। सर इसका कलर रेड होता है। इसका कलर रेड होता है, इसका नाम रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स और सेल। ठीक है, कॉर्पसल को सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कॉर्पसल। चलिए ठीक है, फिर मैं पूछूंगा कि ये रेड क्यों होता है। सर हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर आपने बोला हीमोग्लोबिन होता है। इट इज रेड बिकॉज ऑफ, बिकॉज देखो मैं बिकॉज को ना ऐसा स्लैश लिखता हूँ। ठीक है, मेरी आदत है शुरू से, तो ये ऐसा हो सकता है आप लोगों की भी आदत हो, बट कई लोगों की नहीं रहती है, एकदम पूरा लिखते हैं बकायदा बढ़िया। बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। ठीक है, फिर मैं किसी एक से पूछूंगा, जो नए हैं मैं उनसे कोशिश करूंगा ताकि वो लोग। समीक्षा, आप पहले आ चुके हो बेटा? नो सर। फर्स्ट टाइम है मेरा, फर्स्ट क्लास है ये, फर्स्ट क्लास है। यस सर। ठीक है, बाकी लोग काफी बेटा 1-2 क्लास में काफी वो हो गए हैं, फेमिलियर हो गए हैं। ठीक है, तो सभी को होना चाहिए। तो बताइए, आप कोशिश करिए कि हीमोग्लोबिन के कारण रेड क्यों होता है ये। ऐसा क्या है हीमोग्लोबिन में? नहीं पता तो नहीं पता बोलना है ना, लेकिन बोलना है, अपने को आदत डालनी है अभी से। बेटा ये रेडमी जो भी है, आप प्लीज नाम डालिए, है ना। आप नाम से एंटर करिएगा बेटा तो अच्छा लगेगा। मैं ऐसे आपको बोलूँ रेडमी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं नाम पुकारता हूँ बच्चों का, तो आप रीनेम कर लीजिएगा जो भी रेडमी है ना अपना। चलिए, आकाश गुप्ता, बताओ बेटा। आकाश, कोई आइडिया आपको कि हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड क्यों होता है? ऐसा क्या हीमोग्लोबिन में? हम्म, सर बिकॉज ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन इट। हाँ, इन्होंने बोला इसमें जो प्रोटीन होता है वो। चलो, और मैं किसी, दीपिका साहू, आप आ चुके हो बेटा मेरी क्लास में पहले? दीपिका, यस सर। हाँ चलो ठीक है, बताओ फिर। पहले मैं क्लास में नहीं बताया हूँ वैसे। हाँ चलो बताओ, कोई भी आइडिया। परमिंदर बस हाथ उठाई है, बताओ हीमोग्लोबिन के कारण रेड क्यों होता है? सर मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं, चलो बताओ भाई। हाँ बताओ परमिंदर, बताओ बेटा।
Sir, in red blood cells, the iron containing complex proteins are there. बेटा एक्चुअल में हीमोग्लोबिन का 2 पार्ट होता है ना, हीम एंड ग्लोबिन। ठीक है, हीम जो होता है इसका 2 पार्ट होता है, आयरन एंड पोरफायरिन। आप लोगों ने क्लास 10th में कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह किया है आयरन का, आयरन से रिलेटेड, आयरन ऑक्साइड, ये सब कलर वगैरह क्या होता है? एक्चुअल में ये जो आयरन होता है इसके कारण जो है इसका कलर रेड होता है, आयरन कंपाउंड। ठीक है, जो आयरन Fe+2, ये जो आयन होता है, आयरन का जो आयन्स होते हैं, ये आयन के कारण इसका कलर रेड होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो एलिमेंटल आयन्स होते हैं वो कलर देते हैं। ठीक है, तो रेड जो होता है हीमोग्लोबिन, वो एक्चुअल में वो आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, उसके कारण। अगर इस हीमोग्लोबिन में आयरन नहीं होगा, मान के चलो ये हीमोग्लोबिन, आयरन के जगह कोई दूसरा आयन होगा, फॉर एग्जांपल Copper+2, तो अंदाजा लगाओ कि ये जो हीमोग्लोबिन जैसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन के बदले Copper+2 है, ये कौन सा कलर देगा? कोई भी हाथ उठाओ। ब्राउन कलर है, ब्राउन इसमें ब्लूइश देता है बेटा, ये ब्लूइश कलर होता है। ठीक है, ब्लूइश कलर होता है इसमें, है ना। ऐसा होता है प्रॉन का, प्रॉन जो जानते हो ना, उसका थोड़ा सा ब्लूइश कलर होता है। प्रॉन का जो बॉडी का जो फ्लूइड होता है, ब्लड, वो ब्लूइश कलर का होता है, वो कॉपर कंटेनिंग, ठीक है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट के कारण होता है। और हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये सब मैं ऐसा इसीलिए बताया हूं आप लोगों को कि आपको मालूम रहे कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं इसका कलर किसके कारण होता है। ठीक है, जो कलर जो रहता है वो आयंस के कारण होता है, एलिमेंटल आयंस के कारण होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया भाई। इसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्यों बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन जो रहता है उसका हीम और ग्लोबिन 2 पार्ट होता है। ग्लोबिन जो रहता है सबसे मेजर पार्ट होता है, ग्लोबिन जो रहता है ये मेजर पार्ट होता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का मेन स्ट्रक्चर बनाता है। और ग्लोबिन जो रहता है इट इज अ प्रोटीन। मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, अल्फा ग्लोबुलिन, यस बीटा ग्लोबुलिन, याद आ रहा है आप लोगों को? प्रोटीन अल्फा एंड बीटा, 2 टाइप का, अल्फा एंड बीटा टाइप का इसमें प्रोटीन होता है। पोरफायरिन भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन उसके बाद आयरन। अब देखो बेटा, ये जो पोरफायरिन है ये आगे चल के मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये क्या होता है। चलो, तो ये तो हो गया बेटा। अब ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से बनता है, हीम का 2 पार्ट, आयरन, पोरफायरिन। चलो, तो मैं इसको हटा रहा हूं ताकि मैं दूसरी चीजें यहाँ पर लिख सकूं। आप लोग लिख लिया करो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलो। देन उसके बाद आरबीसी बनता कहाँ पर है? साइट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसका साइट ऑफ फॉर्मेशन। बहुत सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं है लेकिन आगे है। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीजों को एक जगह बता देता हूँ ताकि आगे वो चीजें हमको मालूम रहती है, क्योंकि पढ़ना तो हमको सभी चीजें हैं, है ना। हाँ, प्रभांश बताएगा साइट ऑफ फॉर्मेशन। बताओ भाई। बोन मैरो सर। बोन मैरो, वेरी गुड, बोन मैरो। ठीक है, चलो। बोन मैरो 2 टाइप के होते हैं, एक रेड और एक, कौन सा बोन मैरो, रेड या येलो बोन मैरो? ध्यान रखेंगे, रेड बोन मैरो। ठीक है, तो ये कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो। अब ये रेड बोन मैरो क्या चीज है, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका ये बोन हो गया है ना, हम लोग ये देखे होंगे, आप लोग कार्टून वार्टून बहुत देखे होंगे, उसमें देखे होंगे। तो जो बोन का 2 पार्ट होता है, एक हेड रीजन होता है और एक शाफ्ट होता है। तो ये हेड वाला जो पार्ट है, दैट इज द हेड ऑफ द बोन, लॉन्ग बोन में मेनली होता है। तो ये हेड एंड शाफ्ट, तो जो हेड वाला जो पार्ट होता है ये आपका ये रेड बोन मैरो है। ठीक है, रेड बोन मैरो। और ये वाला जो पार्ट रहता है ये येलो बोन मैरो होता है। ठीक है, येलो बोन मैरो जो रहता है उसमें कोई इसमें क्या रहता है आगे देखेंगे। तो पहले सिर्फ आरबीसी का देखेंगे, तो रेड बोन मैरो जो रहता है इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देन उसके बाद अब कोई चीज बना है तो कोई चीज मरेगा भी, आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरल नॉलेज में। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ
आरबीसी, भाई ये तो उसका फॉर्मेशन हो गया, ओरिजिन, ये बना कहाँ पर है, ठीक है, हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, कहाँ बनता है आरबीसी, तो रेड बोन मैरो में बनता है। ये इसका डेथ कहाँ होता है, मरता कहाँ पर है ये जाके, कोई भी, कोई बात नहीं, स्प्लीन, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है। साइट ऑफ फॉर्मेशन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड मतलब वो कहाँ जाके उसका डेथ कहाँ होता है, ठीक है। तो स्प्लीन, अब ये स्प्लीन क्या चीज होती है, स्प्लीन कभी सुने हो, हाँ या ना में जवाब दो, नहीं सुने हो कोई नो बात नहीं, सर। है ना। स्टमक देखेंगे बेटा, स्टमक देखेंगे, ये स्टमक है, ये स्टमक है, यहाँ पर मैंने पेनक्रियाज बताया था, यहाँ पर मैंने लीवर बताया था, है ना, ये ऐसा, ये लीवर हो गया। किसी को राइटिंग नहीं समझ आएगा तो प्लीज पूछ लेना बेटा, बाकी लोगों को तो समझ आ जाता है, वो एक क्लास के बाद सबको मेरी घसीटी राइटिंग सबको समझ आ जाता है ना। मैं थोड़ा सा जो पढ़ा लेता हूँ उसको मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टमक जो आप देखते हो, एक्चुअल में स्टमक के लेटरल लेफ्ट साइड, जैसे ये मान के चलो बेटा मैं हूँ, ठीक है, तो ये स्टमक मेरे लेफ्ट साइड होगा, इस साइड होता है स्टमक, ठीक है। तो स्टमक के बिल्कुल लेटरल पोस्टीरियर, पीछे की तरफ लेटरली पोस्टीरियर, है ना, वहां पर एक स्ट्रक्चर रहता है ऐसा, ऐसा, मतलब आपके हथेली में आ जाएगा ऐसा, इतना बड़ा 200-250 ग्राम का, ऐसे आपके हथेली में एक ऐसा कप शेप, हल्का स्लाइटली कप शेप, पूरा ऐसा नहीं रहता, स्लाइटली, ये बस ऐसा इसके साथ ऐसा रहता है। तो ये वो उसका जगह है, स्प्लीन एक ऑर्गेन है ये, है ना, आगे देखते जाएंगे स्प्लीन का और क्या क्या फंक्शन, एक्चुअल में ये एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है ना। चलिए, तो साइड ये ग्रेव तो यार्ड ऑफ सर ये रिमूव आरबीसी, आउट कैसे होता है? कौन सा, यही सर, रिमूव कैसे होता है बॉडी से? ये स्प्लीन, यस ये सर। आरबीसी, स्प्लीन रिमूव नहीं नो होता सर, बेटा, आरबीसी। आरबीसी रिमूव नहीं होता है, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ऐसा नहीं है कि दफना दिए वहां जाए, जैसे जमीन में किसी की डेथ होती है तो दफना देते हैं वहीं जिंदगी भर पड़ा रहता है, ऐसा नहीं। हमारी बॉडी में कोई भी चीज को ऐसा, अगर कोई काम का नहीं है तो उसको बस जबरदस्ती रखते नहीं है, उसको पूरा तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, या तो उसको फैगोसाइटोस कर दिया जाता है, मतलब खा लिया जाता है। हमारे जो बॉडी में कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसीस होते हैं जो अनवांटेड चीजों को खा जाते हैं, आगे अपन देखते जाएंगे एक एक करके, ठीक है, जब डब्ल्यूबीसी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो खा जाते हैं या तो उसको तोड़ दिया जाता है, फालतू चीजों का कोई जरूरत नहीं है बॉडी में, मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू चीजें कभी नहीं रहती बॉडी में, बॉडी हमेशा रिमूव करता है। तो उसको ब्रेक डाउन करने की जगह है ये, ग्रेव यार्ड का मतलब ऐसा नहीं उसको दफना दिया जाता है, वहां पर उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। फिर आरबीसी में मेनली क्या होता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी में मेन क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही होता है। हीमोग्लोबिन में बहुत सारी चीजें, जैसे प्रोटीन है, रीयूज होगा, आयरन है, रीयूज होगा, समझ आ रहा बात आप लोगों को, आयरन रीयूज होगा, प्रोटीन रीयूज होगा। पोरफायरिन जो होता है वो फिर बॉडी से रिमूव होता है, वो आप जानते हो वो कैसे रिमूव होता है, अभी बताऊंगा तो खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। देन दूसरा, आरबीसी स्टोर होता है, स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी कहाँ होता है, आरबीसी को स्टोर किया जाता है, कहाँ स्टोर किया जाता है इमरजेंसी के लिए, कोई भी बताओ, 5 सेकंड में, नहीं बता सकते कोई बात नहीं, स्प्लीन। अब आप सोचोगे कि स्प्लीन स्टोर भी कर रहा है और उसको मार भी रहा है, ठीक है, हाँ ये दोनों काम करता है। चलो, दूसरी चीज, इसका लाइफ स्पैन कितने दिन जीता है, कोई बताओ, जनरल नॉलेज है ये, 120। हाँ 120 डेज, 120 डेज, ठीक है ना। देन साइट ऑफ फॉर्मेशन जो रहता है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा तो ये इन एडल्ट है, आफ्टर बर्थ, एडल्ट या फिर आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, ये आफ्टर बर्थ है, इसका क्या मतलब हुआ कि यार बर्थ से पहले जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी स्टेज में बच्चा, तब बोन मैरो आरबीसी नहीं बनाता, तो कौन बनाता है, मदर से आता है। नहीं बेटा, कभी भी मदर से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अगर मदर से आरबीसी आता तो हमारा ब्लड ग्रुप वही होता जो मदर का होता, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी सेम रहता है कभी डिफरेंट रहता है ना।
ठीक है। तो बेटा अभी जो आकृति, आपका क्या नेटवर्क इशू है क्या बेटा? यस सर, रिमूव हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अपना ग्रुप में मैसेज कर दिया करो। और कोई नए स्टूडेंट शायद एंटर किया है। चलो, तो लाइफ स्पैन इसका 120 डेज है। ये बनता कहाँ पर है? तो आफ्टर बर्थ रेड बोन मैरो। तो इसका अब ये क्वेश्चन क्या किया था, दो टाइप का क्वेश्चन, कि ये आफ्टर बर्थ कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में। लेकिन बिफोर बर्थ कहाँ बनता है, ये पूछा गया है 2 बार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ, दैट इज फीटस बोलते हैं उसको, फीटस या एम्ब्रियो। ठीक है, तो फीटस में मतलब बिफोर बर्थ, प्रेगनेंसी स्टेज जब है, तो बच्चे में आरबीसी कौन से ऑर्गन में बनेगा? तो वो बोन मैरो में नहीं बनता है, वो बनता है लीवर में। ध्यान रखेंगे, अभी हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर पढ़ा था। ठीक है, तो वो बनता है लीवर में। ध्यान रखेंगे, कहाँ बनता है फीटस में? लीवर। लीवर जो रहता है, जब पैदा नहीं हुए हैं, तो लीवर ही आरबीसी क्या करता है बेटा? बनाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो रहा है इतना आप लोगों को? यस सर। समझ आ रहा है? यस। लेकिन मैंने अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, तो एक एक करके देखेंगे। तो अब इसका शेप देखते हैं। इसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप जो रहता है ये बाई कॉनकेव होगा या बाई कॉन्वेक्स होगा? आरबीसी का शेप बाई कॉनकेव होता है या बाई कॉन्वेक्स होता है? आप लोगों ने पढ़ा है कभी? सर कॉन्वेक्स। कॉनकेव। कौन? अब देखो, ये इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, बाई कॉनकेव का मतलब क्या होता है? ये बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बाई कॉनकेव है। अब देखो बेटा, जैसे मान के चलो, जैसे 2 बेंच रख लो, ऐसा ये 2 जैसे बेंचेस होते हैं ना स्कूल में, जैसे आप, तो जो अब इसमें थोड़ा सा अदरवाइज नहीं लेना, जो थोड़े से हेल्दी हैं। ठीक है, तो जो हेल्दी हैं थोड़े से, वो इस पतले से सकरे रास्ते से बेंच होता है, तो कैसे घुसते हैं? ऐसे घुसते हैं, तो क्या होता है? ऐसा क्या होता है? आगे पीछे वाले को धक्का मारते हुए वो अपनी जगह में घुसता है। होता है ऐसा कभी कभी, जैसे 2 बेंच के बीच में जगह कम है ना, टेबल और जो चेयर, आप जहां भी बैठते हो स्कूल में, वहां पर जैसे जगह कम रहती है, तो आगे पीछे वाले जैसे रहते हैं, क्या करते हैं? जगह बनाने के लिए वो दबा देते हैं। तो जैसे ही आप अंदर घुसते हो अपनी जगह में, तो क्या होता है? क्या होता है? आगे पीछे वालों को धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है। लेकिन वही अगर एकदम पतला दुबला सा कोई इंसान है, वो ऐसे घुस रहा, आराम से घुस जाएगा। तो मुझे बताओ, जो पतला दुबला सा है, वो कॉन्वेक्स शेप का होगा या कॉनकेव शेप का होगा? कॉनकेव। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। और जो थोड़े से हेल्दी हैं, वो थोड़े कॉन्वेक्स है। देखो, मैं अदरवाइज नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको ये मैं सोचना है कि सर मैं हेल्दी हूँ, इसका मतलब आप मेरे को बोलोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स जो रहता है, थोड़ा हेल्दी पर्सन है, तो हेल्दी पर्सन क्या हर जगह घुस जाएगा? नहीं। जो कॉनकेव शेप में है, थोड़े से पतले दुबले, वो हर जगह घुस जाएगा। तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट लगता है आरबीसी के साथ में। तो आरबीसी क्या होता है बेटा? हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो बहुत पतली होती हैं। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, वो बहुत पतली पतली होती हैं। ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क है, ये हमारा ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड लेकर के मेनली कौन जाता है? कैपिलरी। आर्टरी वेन तो है, वो अलग चीज है। लेकिन जो कैपिलरी होती है, वो हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक ब्लड लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि कैपिलरी से ही फूड, ऑक्सीजन, वाटर डिफ्यूज होगा, सेल को मिलेगा। ठीक है, खाना पानी। दूसरी चीज, ये कैपिलरी बेटे एकदम, ये जो हेयर होता है ना, इससे भी थिन होता है कई जगह पर, एकदम थिन होती है ब्लड कैपिलरी, हेयर लाइक मान के चलो। तो इतने पतले रास्ते से कॉन्वेक्स वाला जो आरबीसी है, वो नहीं जा सकता। तो बाय नेचर इसको ऐसा बनाया गया है कि ये पतले से रास्ते से भी निकल जाए। समझ आ रहा बात? तो भूलोगे नहीं ना अब कौन सा है ये? यस सर। समझ आ रहा बात? ठीक है, क्यों ऐसा बनाया गया, क्यों इसका ऐसा शेप है? ठीक, चलो, देन उसके बाद ये हो गया। अब आरबीसी में मेनली क्या होता है? तो आरबीसी जो है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक,
और इसके अंदर क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म। दुनिया का हर एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, हर एक लिविंग सेल में, है ना, वायरस को छोड़ के, क्योंकि वायरस लिविंग नॉन लिविंग के बीच में आता है, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो दुनिया के हर एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उस सेल के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला। देन उसके बाद साइटोप्लाज्म में मेनली क्या रहता है, फिल्ड विथ क्या बेटा, मैंने क्या बताया था, आरबीसी इज मेनली मेड ऑफ, मेनली किस, क्या रहता है आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन को एच बी लिखूंगा मैं हमेशा, इतना लंबा मैं नहीं लिखूंगा, हीमोग्लोबिन एच बी, ठीक है। दूसरी चीज, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये एक सेल है, तो सेल को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, खाना पाना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं पूछूंगा किसी भी एक बच्चे से, चलो बताओ भाई, रुद्र प्रताप, बता बेटा कि जो आरबीसी है इसमें कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेले होगा, इसको तो एनर्जी चाहिए, कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेले होगा, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। रुद्र प्रताप या गुंजन अग्रवाल, गुनगुन है क्या बेटा, मैं गुंजन गुंजन बोल रहा हूँ बहुत दिन से, अरे बोलो बेटा। कोई बात नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा है, गुनगुन है, मैं गुंजन गुंजन बोल रहा था। हाँ बताओ भाई, वत्सला यस सर। बताओ कि इसमें कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेले होगा। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चलो एक बता दिए, हाँ समीक्षा, बताओ बेटा, जो आता है बताना है आप लोगों को, जो दिमाग में आता है सब खाली कर दो यहाँ पर, ताकि मैं कुछ अच्छी चीजें डाल सकूं। पुष्पा, आकृति, आकाश कुमार, कोशिश करो बेटा, क्या क्या सेल गोल्गी ऑर्गेनेल, apparatus। गॉल्गी apparatus, सर आकाश गुप्ता, सर हाँ बोलो न्यूक्लियस। बेटा, न्यूक्लियस, और बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी तो वहीं से बनेगा, है ना। हर्ष तिवारी, बताओ बेटा और क्या होगा। क्लोरोप्लास्ट। है बेटा, फोटोसिंथेसिस तो ना करना है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, काश हमारे पास अगर हमारे सेल में फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट होता, तो हम दुनियादारी की चीजें नहीं करते, मस्त 4 घंटा धूप में खड़े होते, बढ़िया फोटोसिंथेसिस होता, एनर्जी आ जाता, ना कुछ करने की दिक्कत है, ना काम धाम, दुनियादारी मोह माया सबसे दूर हो जाते हैं। काश आपकी बातें सही होती, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ चलिए, देन हेमंत, बोलो बेटा, फटाफट जो दिमाग में आता है, सब नहीं आ रहा दिमाग में, खत्म, ऐसा अलर्ट रहना है। बताओ भाई, विश्वा, सर न्यूक्लियस छोड़ के सब रहता है। हाँ चलिए, चलो इन्होंने भी एक आंसर दे दिया, परमिंदर, प्रभांश, फटाफट बेटा, परमिंदर, अंश, दोनों में से कोई नहीं बता रहे हैं। रिद्धि, रिद्धि बताएगी इसका सही आंसर, बता बेटा। रिद्धि सो गई क्या। हाँ बताओ रिद्धि। पढ़ाई जब कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करना है एकदम। और एक और चीज बता दूं कि जब आप क्लास में हो तो आप ऐसे नहीं बेटा पल, ये नहीं, प्रॉपर जो पढ़ाई का होता है तरीका, हमको वही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर में है, ऑनलाइन है, अरे छोड़ना यार, अपन आराम से सोफा में पैर रख के, नहीं बेटा, शिक्षा को जैसा ग्रहण करना चाहिए हमको वैसे ही ग्रहण करना है। ग्रहण करने का मतलब शिक्षा हमको जैसी लेनी चाहिए, हमको जैसा एजुकेशन लेना चाहिए एक्चुअल में, हमको वही तरीका अपनाना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को चाहूँ तो बेटा टैब में भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, वो स्क्रीन में आता है, मैं लिखते जाऊंगा, स्क्रीन में सब कुछ आते जाएगा, ठीक है, आराम से बैठ के एक जगह आराम से मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे क्लासरूम में जैसे हमको पढ़ाना चाहिए हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं, वो माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। चलिए, कौन बताएगा, और कौन बताएगा, कोई भी, और कोई,
चलो सब बताते हैं। हाँ बेटा इसका क्या बोलिए बेटा? चलो मैं बताता हूँ। नो एनी सेल ऑर्गेनेले फाउंड इन आरबीसी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना गोल्जी बॉडी होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना एक्स वाई जेड, कोई भी सेल ऑर्गेनेले नहीं होता। जो भी आप लोगों ने सेल ऑर्गेनेले पढ़ा होगा क्लास 9-10 में, वो उनमें से कुछ भी नहीं होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है इसका? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, कुछ एंजाइम्स एंड सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन, खत्म। तो मेनली जो आरबीसी बना है ना बेटा, वो सिर्फ हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए बना है, बात खत्म। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों सर ने इसको बहुत एनर्जी कहाँ से मिलता होगा फिर? बेटा ये इसको मूव नहीं करना है, सबसे पहली बात, इसको कहीं जाना नहीं है, पहली बात ध्यान रखना। आप सोचते हो कि ये एक से दूसरी जगह ये मूव कर रहा है, ठीक है, एक से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो ये इसको कहीं पर भी इसको मूव करना ही नहीं है। ब्लड फ्लो हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल नदी में आप कागज को फेंक दो, तो कागज को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां नदी का पानी बहेगा वहीं जाएगा, तो उसको एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही लिमिटेड एनर्जी में ये काम चलाता है। और कितना, एक बैक्टीरिया जितना एनर्जी यूज करता है, मान के चलो उतना ही एनर्जी आरबीसी भी यूज करता है। लेकिन मैं, अगर आप मेरे से बोलोगे कि सर ये स्किन का सेल कितना एनर्जी यूज करता है, तो मैं बोलूंगा आरबीसी से 18 गुना। मतलब हमारी बॉडी में एक जो सेल है, कोई सा भी एक जो सेल है जिसके पास न्यूक्लियस है ना, कोई भी जो सेल है वो 36 एटीपी बनाता है एक ग्लूकोज से। 36 एटीपी बनाता है एक ग्लूकोज से। समझ आ रहा बात? मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम जो खाते हैं, उस मॉलिक्यूल को बर्न करके 36 एटीपी, लेकिन आरबीसी 2 एटीपी बना पाता है बस। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से आएगा भाई? एनर्जी जो रहता है बेटा ब्लड में ही है। अब इधर देखो, ये ब्लड है, ब्लड में क्या है? ब्लड में तो ग्लूकोज भी है ना, ये नहीं है? ब्लड में ग्लूकोज भी है और ब्लड में आरबीसी भी है, ये आरबीसी है। समझ आ रहा बात? तो ये ग्लूकोज डिफ्यूज होगा बेटा, ग्लूकोज डिफ्यूज होगा सेल के अंदर, और वो ग्लूकोज को ब्रेक किया जाएगा, लेकिन विथआउट माइटोकॉन्ड्रिया। ये जब मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आरबीसी में ऐसा क्यों होता है कि उसमें ग्लूकोज को कंप्लीटली तोड़ के एनर्जी नहीं बनाया जाता और बहुत कम एनर्जी बनता है, और बाकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा एनर्जी क्यों बनता है, इसीलिए उसको पावर हाउस बोलते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन उसका बताऊंगा एरोबिक एनारोबिक का एक्चुअल मतलब। आप लोग आप पढ़ोगे 9-10 में जो पढ़े थे वो एक अलग था, अभी एक्चुअल में एरोबिक और एनारोबिक का मतलब समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है? ये बेसिक समझ आ रहा है आप लोगों को कि भैया आरबीसी में यस कोई सर। सा भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए? हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए। और हीमोग्लोबिन किस चीज के लिए बना है? ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को? इतना समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. यस सर। देन उसके बाद फिर हम लोग एक चीज देखते हैं कि भैया आरबीसी जो रहता है ना, आरबीसी जो रहता है, इसको मैं हटा रहा हूं पहले। आरबीसी जो है वो स्प्लीन में मरता है, ग्रेवयार्ड है। फिर टूटने के बाद क्या होता है? मैंने बताया सब चीज बिखर के यूज होता है, लेकिन एक चीज है पोर फायरिंग। मैंने आपको बताया ना बेटा, हीमोग्लोबिन टूटता है किसमें? हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हीम का 2 पार्ट, आयरन और पोरफायरिन। आयरन यूज होगा, जो पोरफायरिन होता है यही लिवर में जाता है, और लिवर में पोरफायरिन का ब्रेकडाउन होगा, स्प्लीन से ब्लड के थ्रू लिवर में जाएगा, लिवर में इस पोरफायरिन को ब्रेक डाउन किया जाएगा क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, और इसी से बाइल जूस बनता है। बाइल पिगमेंट आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था, याद है आप लोगों को? मैंने बताया था कि ये Yes. वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो बेटा देखो, आज आप सभी के बॉडी में, इवन मेरे बॉडी में भी, मिलियंस, लाखों ऐसे, मैं 1000 की बात नहीं कर रहा हूं, मिलियंस ऑफ आरबीसी का आज 120वां दिन है। कहाँ गया? हाँ, मिलियंस ऑफ आरबीसी का आज 120वां दिन है, मतलब हमारे बहुत सारे आरबीसी का आज आखिरी दिन। वो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद लिवर में जाएगा, लिवर उसको बाइल पिगमेंट बनाएगा, येलो, ग्रीन एंड यूरिन एंड
अनडाइजेस्टेड फूड में जो कलर आता है येलोइश ग्रीन एंड यूरिन में जो कलर आता है येलो, ये एक्चुअल में आरबीसी के टूटने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लिवर के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है, बाइल पिगमेंट के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू बाहर जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आरबीसी टूटता है, वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। लेकिन मिलियंस ऑफ आरबीसी आज बन भी रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। तो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में कितना आरबीसी होगा? तो 4.5 टू 5.5, 4.5 टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी। कितने में बेटा? कितने लीटर में होगा ये? 1 लीटर। और कोई? एक ने आंसर दिया 1 लीटर। और कोई? और कोई? यार जल्दी बताओ, अपना दिमाग में सर्च मारो है, गूगल में सर्च नहीं मारना। कोई भी? चलो 1 लीटर में नहीं बेटा, पर mm3। आप समझ रहे हो? 1 मिलीमीटर मतलब मैं ये एक ड्रॉप बना रहा हूँ, इधर देखो, एक ड्रॉप बना रहा हूँ, ये दिख रहा है आप लोगों को ड्रॉप? ये ड्रॉप दिख रहा है? ड्रॉप दिख यस रहा है? सर। ये ड्रॉप दिख रहा है? एक Yes, ड्रॉप sir. ब्लड 1 mm3, 1 मिलीमीटर क्यूब मतलब 1 मिलीमीटर जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है उसमें 4.5 टू 5.5 मिलियन आरबीसी होता है। इतना सारा होता है, समझ रहे हो आप लोग? बहुत ज्यादा होता है ना? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा टाइप के जो सेल होते हैं वो आरबीसी ही होते हैं। तो अगर मैं पूरे बॉडी में बोलूं तो पूरे बॉडी में बेटा 10⁻13 नंबर ऑफ आरबीसी होता है। अब ये कितना करोड़ है घर में आराम से ना कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? ट्रिलियन सही है। देन उसके बाद एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में कितना लीटर ब्लड होता है? 5 लीटर। 7 हाँ, लीटर। 4.5 से 7 नहीं बेटा, साढ़े, वो खली में नहीं पूछ रहा हूं मैं, एक नॉर्मल, खली इज एबनॉर्मल, ठीक है? एक नॉर्मल जो ह्यूमन एडल्ट है 4.5 टू 5 लीटर के आसपास, 5 लीटर के आसपास उसमें ब्लड होता है। समझ आ रहा बात? ठीक है। और ये जो मैं बताया हूँ आप लोगों को 4.5 टू 5.5 मिलियन, ये पर mm³ ऑफ ब्लड है, पर mm³ ऑफ ब्लड है, ध्यान रखेंगे, पर mm³ ऑफ ब्लड है बेटा, ठीक है। देन उसके बाद फिर अच्छा, आप में कितना ब्लड है? कई लोगों बोलते हैं ना बेटा कि एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में, नॉर्मल जो ह्यूमन एडल्ट है, नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट है उसमें 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है। अच्छा, मैं आपको बोलूं कि आपके बॉडी में कितना ब्लड है तो आप क्या बताओगे? 4 लीटर। हाँ 13 देखो ग्राम। आप लोगों ने, हाँ 300 7 लीटर। कितना बेटा? 5.7। 5 लीटर के अराउंड रहता है बेटा। वो एज एंड हाइट के हिसाब से वेरी करता है, मतलब आपका जो हाइट है, हेल्थ है, उसके हिसाब से थोड़ा वेरी करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बहुत हेल्दी है उसमें बहुत सारा ब्लड होगा, ठीक है? बहुत हेल्दी है उसमें बहुत सारा ब्लड होगा, और जो बहुत पतले दुबले हैं उनमें बहुत कम ब्लड होगा, ऐसा नहीं होता है ना? देन मेनली जो देखा जाता है वो हीमोग्लोबिन देखा जाता है, ठीक है? एक नॉर्मल हेल्दी है कोई, उसमें मेनली हीमोग्लोबिन देखा जाता है। लेटर जो होता है वो कम ज्यादा हो सकता है। कैसे? कि जैसे मान के चलो कि भाई 4.5 लीटर है, मैं 1 लीटर पानी पी लिया तो वो 5 लीटर हो जाएगा, आधा लीटर यूरिन से निकल गया, आधा लीटर रिटेन हो जाएगा। अगर मैं पसीना वसीना नहीं मैं खड़ा हूँ और नॉर्मल बढ़िया रूम टेम्परेचर में हूँ तो बेटा मैं 4.5 लीटर है उसको मैं 5 लीटर कर सकता हूँ। समझ आ रहा बात कि नहीं? पानी पी के मैं वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ, तो वॉल्यूम ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेनली हीमोग्लोबिन का कंटेंट मायने रखता है। तो एक नॉर्मल एडल्ट में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कितना ब्लड में? कितना ब्लड में बेटा? कितने ब्लड में 12 से 16 ग्राम होना चाहिए? अंदाजा लगाना है यार आप लोगों को, गलत होगा तो याद रहेगा। बोलो भाई। पर mm³। पर 100 ml, ठीक है? 100 ml ब्लड में, पर 100 ml ब्लड में मतलब 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन का कंटेंट होना चाहिए। 12 से 16 ग्राम ना बेटा, देखो ध्यान से समझो, मैंने बोला 12 टू 16 ग्राम। अब बेटा
12 to 16 ग्राम पर mm³ में कैसे आएगा? 10⁻³ लीटर में कैसे आएगा? समझ रहे हो बात को आप लोग? ठीक है, वो तो आपका ये 100 ml में 12 से 16 ग्राम, ठीक। 100 ml ब्लड है, उसमें 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेंट होना चाहिए एक नॉर्मल में। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा? अगर इससे कम होगा तो क्या होगा? इसी को बोलते हैं खून की कमी। खून की कमी का मतलब 5 लीटर से 4 लीटर हो गया, वो नहीं। खून की कमी का मतलब उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो गया। समझ आ रहा है आप लोगों को? जनरली आप लोग सुने होंगे ना, इसको खून की कमी है, फिर एक जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कितना खून है उसमें? डॉक्टर ने बताया कि 12-14 ग्राम होना चाहिए, लेकिन इसके में तो 10 ही ग्राम खून है। तो आप लोग ऐसा सुने होंगे कभी ना कभी कि उसके में 10 ग्राम खून है, उसके में, उसमें खून की कमी है, बस 10 ग्राम खून है उसके में, डॉक्टर ने बताया। तो ये 10 ग्राम क्या है? तो ब्लड है क्या? 10 ग्राम तो बेटा यहाँ पर देखोगे तो यहीं पर आपको ये हाथ में ही बेटा कई ग्राम खून मिल जाएगा आपको। तो ब्लड वॉल्यूम से मतलब नहीं है, क्या है? हीमोग्लोबिन कंटेंट से। समझ आ रहा बात आप लोगों को? क्लियर हो रहा है ये? यस सर। ये कट रहा है क्या नीचे? ये दिख रहा है? पूरा दिख रहा है? यस सर, कट रहा है। हाँ सर, थोड़ा सा। ठीक है, इसको मोड़ देता हूँ। चलो, क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है। यस सर। देन उसके बाद देखेंगे बेटा कि हर एक हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन जो रहता है वो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। समझ आ रहा बात? एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। चलो, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा इतना बताने के बाद कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं या एनाएरोबिक? एरोबिक। एरोबिक। एरोबिक करते हैं, है ना? मेनली हम एरोबिक करते हैं। तो दोनों कौन बोला? सर मैं। हाँ, वत्सला बोली। चलो बता बेटा कि आरबीसी क्या करता है, एरोबिक करता है या एनाएरोबिक? एरोबिक। चलो, ईशा क्या बोल रही है? कितना वाइब्रेशन हो रहा है बेटा, ये बहुत, मेरे कान के पर्दे वाइब्रेट हो जा रहे हैं। हाँ, चलो बताओ, समीक्षा, श्रेया वर्मा। अभी जितना बताया उसी में से ना, आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है। बॉयस लोग रेडी रहिएगा, मैं पूछूंगा। बताओ बेटा, एरोबिक करता है आरबीसी या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? सर एनारोबिक। सोच के बोलो। ये एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैरी करता है, और ऐसे ढेरों हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर रहता है। एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है, और ऐसे बेटा कई हीमोग्लोबिन एक आरबीसी के अंदर होता है। कईयों हीमोग्लोबिन होते हैं, इसका मतलब कई मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आरबीसी में है। तो अब बताओ, चलो कौन एरोबिक बताएगा? करेगा सर। एरोबिक करेगा। हाँ, तो कितने लोग बोल रहे हैं बेटा एरोबिक करेगा? कितने लोग एरोबिक? कितने लोग हाथ उठाओ? कितने लोग बोल रहे हैं एरोबिक करेगा? एरोबिक का मतलब, एरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन यूज करके अपने एनर्जी रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी बनाता है ना? 4 लोग बस बोल रहे हैं, और बाकी लोग को नहीं पता। कितने लोग एनाएरोबिक हैं? सर वीडियो ऑफ हो गया।
आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. Yes. बस चालू कर रहा हूँ वीडियो। हाँ तो चलिए, अब देखो इसको ज्यादा सस्पेंस में ले जाने का मतलब नहीं है। तो आरबीसी जो होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ध्यान रखेंगे बेटा। देखो याद रखना, कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन तभी होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन तभी होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो छोड़ो, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा मिठाई वाला है जो अपनी मिठाई को थोड़ा सा टेस्ट भी नहीं करता, समझ रहे बात को, ठीक है। आरबीसी मान के चलो एक ऐसा मिठाई वाला है जो अपनी मिठाई को टेस्ट भी नहीं कर सकता। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी सेल है उसमें से किसी भी एक सेल में अगर ऑक्सीजन है तो बेटा किसी भी सेल में से आरबीसी के पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, बट वो खुद यूज नहीं करता, ठीक है। और भगवान ने उसको जानबूझ के ऐसा बनाया है, और अच्छा भी है क्योंकि उसको ऐसा बनाया गया है। अब आप में से कोई मेरे से पूछो कि सर ऐसा क्यों बनाया बेचारे को, क्यों ऐसा अत्याचार किया? नहीं पूछोगे? कोई बात नहीं, सर ऐसा मेरी आवाज है? सर क्यों है? बहुत लेट से ना लोग सोचते हैं पूछे कि नहीं, ठीक है। देखो ये बेटा मान के चलो कि कोई एक बंदा है जो, मतलब एक ऐसे बच्चे के हाथ में आप चॉकलेट देने की गलती कर दोगे जो चॉकलेट का लालची हो, हाँ सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मतलब उसको चॉकलेट बहुत पसंद है, आप बोलोगे ले बेटा तू चॉकलेट रख और सब जगह बांट दे, तो क्या वो बांटेगा? क्या बच्चे को आप चॉकलेट दोगे जिसको चॉकलेट बहुत पसंद है, अगर बोलोगे कि जाओ सारे बच्चों में बांट दो, तो क्या वो बांटेगा? क्या कभी नहीं बांटेगा, वो सर। रख लेगा। समझ आ रहा बात? तो अगर आप ऑक्सीजन को यूज करने के लिए दोगे तो आरबीसी खुद भी तो यूज कर लेगा, तो बेटा वो ऑक्सीजन कैरी करेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा लंग से, और पैर के नाखून तक जाते जाते वो मैक्सिमम तो यूज कर लिया, तो फिर पैर के नाखून को कहाँ मिलेगा ऑक्सीजन? दूसरी चीज, अगर हमारे बॉडी में 100 सेल्स हैं तो अराउंड उसमें से 50 आरबीसी होता है। तो आप इमेजिन करो कि अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता तो बेटा वो 50 बाकी सेल को ठीक से ऑक्सीजन नहीं दे पाता, तो हमारी बॉडी इतनी एफिशिएंट हो ही नहीं पाती। हम इतना जो बात कर रहे हैं अपन नहीं कर पाते, तो उतना एफिशिएंट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम मिलता बाकी सेल्स को, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं उसका अराउंड 50% आरबीसी का नंबर होता है। सोचो इतना ज्यादा उसका वो है बेटा नंबर। चलिए क्लियर है इतना? आरबीसी समझ आ रहा है? चलो अब इसमें ना मैं आप लोगों को जो ब्लड ग्रुपिंग में बताऊंगा कि जो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ये कैसे होता है, ये सब आरबीसी के स्ट्रक्चर के कारण होता है। तो मैं यहाँ नहीं भी एक्सप्लेन करूंगा, ब्लड ग्रुपिंग एक अलग से टॉपिक है उसमें एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ मैं उसको छोड़ रहा हूँ। चलिए तो ये मैं हटा रहा हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना। मैं लिखने के लिए ज्यादा समय नहीं दूंगा, अगर आपको लिखना है तो साथ ही साथ लिखते जाओ या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ज्यादा बेटर है। जितना हो सकता है आप लिखते जाओ, जब मैं समझा नहीं रहा होता हूँ तब। चलो तो अब देखते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। समझ आया? ये 12 ग्राम 16 ग्राम बोलते हैं तो वो क्या है? वो हीमोग्लोबिन कंटेंट है कितना में? 100 ml ब्लड में, ठीक है। 4.4 टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी बोलते हैं। वो कितना ब्लड में है? कितना ब्लड में है वो? कितना ब्लड में? पर mm क्यूब, मिलीमीटर, है ना, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में है, ठीक है। चलिए देन उसके बाद देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं बेटा, ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, साइट का मतलब होता है सेल, ठीक है। और इसको और क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल। देन फिर से मेरा वही सवाल कि हर चीज की शुरुआत से देखें, इसको वाइट क्यों बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल और कॉर्पसल, है ना बेटा, दोनों चीज है ना। चलो बताओ वाइट क्यों बोलते हैं? हाँ कलरलेस है। चलो परमिंदर बता रही, जो एक एक बताना, बताओ परमिंदर बताओ। Sir, because lack of hemoglobin.
चलो, और कौन बता रहा था? और कौन बता रहा था बेटा? अरे बताओ ना, और 2-3 लोग बता रहे थे। और सर क्योंकि वो कलरलेस होता है, उसमें जो पिगमेंट होता है। उसमें पिगमेंट होता है नहीं होता बेटा? सर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता इसलिए। चलिए, तो ध्यान रखेंगे इसका। अच्छा, इसका कलर क्या होता है? आरबीसी का कलर क्या होता है? सॉरी, डब्ल्यूबीसी का कलर क्या होगा? कलरलेस। इसका कलर कलरलेस होगा। ये व्हाइट ब्लड एक्चुअल में व्हाइट नहीं होता है। समझ आ रहा बात? व्हाइट ब्लड बोलते हैं लेकिन ये व्हाइट नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक, समझ आ रहा बात? तो ये कलरलेस होता है बेटा, कलरलेस बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन बोलेंगे या कोई भी पिगमेंट, एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, कलर पिगमेंट। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कलर्ड पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन। क्यों? हीमोग्लोबिन ही इस दुनिया में कलर्ड पिगमेंट नहीं है, उसके अलावा भी दूसरे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स होते हैं। तो सीधा बोलेंगे एब्सेंस ऑफ कलर्ड पिगमेंट। देन उसके बाद इसका शेप कैसे होता है? शेप शेप कैसे होता है? डिफरेंट टाइप के होते हैं बेटा, डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट शेप होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेप होते हैं। और कुछ का तो शेप भी नहीं होता है, अमीबॉइड शेप होता है, शेप चेंज कर सकता है वो। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के शेप्स मिलेंगे आपको डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे क्या बेटा? साइट ऑफ फॉर्मेशन, साइट ऑफ सिंथेसिस या साइट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कहाँ पैदा होता है ये, कहाँ पैदा होता है ये, तो बताएगा कोई भी? बोन हाथ मैरो। उठाओ। और कोई? आकाश ने जवाब दिया बोन मैरो, है ना। फिर मैंने आपको बताया था बोन मैरो 2 टाइप का होता है, रेड और येलो एक बोन येलो। मैरो। किस में पैदा येलो होगा ये? बोन। हाँ। येलो। देखो मैंने 2 बताया, तो अब आप लोगों को आंसर देना है, येलो या रेड। तो येलो बोले। और कोई? रिद्धि बताने वाली थी कुछ। हाँ हेमंत बताओ। रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो। चलो, और कोई? कोई और है क्या सर दोनों में पैदा होता है, या कोई और ऐसा जो दोनों में से किसी में नहीं होता? और कोई ऐसा है? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। नहीं मालूम, कोई बात नहीं। तो बेटा ये रेड बोन मैरो में ही होता है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि रेड का मतलब रेड बोन मैरो है मतलब वो आरबीसी प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए रेड बोन मैरो। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेड बोन मैरो में तीनों टाइप के ब्लड कॉर्पसल्स का प्रोडक्शन होता है, सिंथेसिस होता है। क्या क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। हाँ, तीनों जो ब्लड सेल्स हैं वो तीनों एक ही जगह बनते हैं, रेड बोन मैरो में। समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो रेड बोन मैरो का जो सर टिश्यू होता है, हाँ बोलो। सर इसमें भी आफ्टर बर्थ और बिफोर बर्थ होता है? नहीं, ये जो रहता है बेटा ये बोन मैरो में ही बनता है। डब्ल्यूबीसी जो रहता है बोन मैरो में ही बनता है, और स्प्लीन में भी बनता है बिफोर बोन मैरो, बिफोर बर्थ स्प्लीन में भी बनता है। ठीक है, तो इसका मेनली जो साइट है वो रेड बोन मैरो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आरबीसी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। ठीक, चलिए। देन उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है ब्लड में ही, डिस्ट्रॉय हो जाता है ब्लड में ही, है ना। और कुछ पार्ट इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन हमारा जो रहता है स्प्लेन होता है। ठीक है, और हमारा लिम्फ नोड्स होते हैं जिसको हम कई बार टॉन्सिल्स बोलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वहाँ ये डिस्ट्रॉय होता है, इवन ब्लड में भी ये डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसको खुद ही दूसरे डब्ल्यूबीसी खा जाते हैं। मतलब एक डब्ल्यूबीसी को दूसरा डब्ल्यूबीसी खा जाता है, जरूरत अगर नहीं है तो, अगर वो वेस्ट हो गया है तो। ठीक है, चलिए। देन उसके बाद देखेंगे इसका नंबर कितना होता है, नंबर इसका कितना होता है, तो कितना होता है बेटा, कितना होगा ये? 6000 हाँ बेटा बोलो, बोलो बोलो। 6000 पर ml क्यूब। 6000, 6 to 8000 8000। है ना, पर mm³ पर mm³। ठीक है, पर mm³। तो ये इसका नंबर होता है, मतलब 1 मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में आपको 6000 से 8000 के आसपास डब्ल्यूबीसी मिलेंगे। तो ये आरबीसी से कितना है?
बेटा आरबीसी मिलियंस में थे और ये थाउजेंड्स में, वो भी कुछ हजार। मिलियंस, अच्छा 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन कितना होता है? 10 lakh 10 lakh 10 लाख। 10 लाख। 10 lakh आप सोचो बेटा 5 मिलियंस मान के चलो, तो 50 लाख आरबीसी किसी एक जगह पर एक ड्रॉप में, अगर मतलब एक MM³ ऑफ ब्लड है इतना सा, उसमें 50 लाख आरबीसी है, तो 6 से 8 हजार बस WBC है। ठीक है, और अगर इसकी काउंटिंग अगर बढ़ गई, मिलियंस में हो गई, लाखों में हो गई, तो क्या होगा पर MM³? ऐसा होगा तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? बोलो, जल्दी बोलो, क्योंकि ये जो सवाल है एक्चुअल में, इससे मैं कुछ दूसरा चीज पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। हाँ या ना में जवाब दो, नहीं। अच्छा होगा नहीं होगा? तो अच्छा होगा नहीं नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? WBC ज्यादा होंगे तो ये क्या करते हैं बेटा, इन्फेक्शन से लड़ते हैं, तो क्यों नहीं होगा बताओ? आरबीसी कम हो जाएंगे। कम हो जाएगा। नहीं, आरबीसी अपनी जगह है, ट्रांसपोर्ट आरबीसी अपनी जगह है। ब्लड का प्लाज्मा का जो वो है अमाउंट है, वो भी अच्छा है। ब्लड का जो अमाउंट है वो भी अच्छा है। ठीक है, आरबीसी भी अपनी जगह पर है, प्लाज्मा का वॉल्यूम भी अपनी जगह पर है, सब चीज ठीक है। बस WBC का काउंट बढ़ गया तो क्या होगा? सर, तो ये गुड बैक्टीरिया भी खा लेंगे? गुड बैक्टीरिया हमारे ब्लड में नहीं होता बेटा। बैक्टीरिया चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ब्लड में दिखा ना तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? ब्लड में दिखा ना कुछ भी, बैक्टीरिया हो या वायरस कुछ भी दिखा ना, तो WBC नहीं छोड़ने वाले। उनको कोई मतलब नहीं तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम हमारी बॉडी के नहीं हो, बस बात करता हूँ। इनका एक ही कॉन्सेप्ट है, जो हमारी बॉडी का है वो बचेगा, जो हमारी बॉडी का नहीं है वो जाएगा, तो वो खा जाएंगे, उसको मार डालेंगे। ठीक है, गुड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, याद रखेंगे, हमारे माउथ टू एनस, बस इसी रेंज में ही हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ब्लड में नहीं बेटा। कितना भी अच्छा बैक्टीरिया हो, पूजा पाठ करने वाला क्यों ना हो, WBC नहीं छोड़ेंगे उसको, दिखा मतलब खत्म। तो देखो बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इस एक ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर 5,000 लोग, 10,000 लोग हैं, 10,000 में मान के चलो 20 पुलिस वाले हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ मानते हो। लेकिन अगर आप कोई एक ऐसा एरिया है जिसमें लोग 50 हैं लेकिन पुलिस वाले 1,000 हैं, तो वहां पर आप सेफ हो कि नहीं? आप सेफ नहीं हो, उनकी गुंडागर्दी चलेगी। ये पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो आर्मीज हैं, जो भी है XYZ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार जो हमारे रक्षक होते हैं वही भक्षक बन जाते हैं, जब वो लोग डोमिनेट करते हैं। तो कई जब डोमिनेट होते हैं तो वही लोग भक्षक, मतलब WBC अगर ज्यादा हो गया तो वो हमारे ही टिश्यू को खाना चालू कर देते हैं, हमारे को ही नुकसान पहुंचाना चालू कर देते हैं। उसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर क्या होता है एक्चुअल में, WBC का काउंट हाई हो जाता है, उसी को हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। ठीक है, समझ आ रहा बात आप लोगों को, इसकी क्वांटिटी कम क्यों होनी चाहिए? ठीक है, लेकिन जब इन्फेक्शन होगा तब जरूर बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा कि इन्फेक्शन को रोक सके, फिर धीरे से कम हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूस बढ़ा रहता है, वो ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, और सर एकदम से कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? एकदम कम हो जाएगा तो वही कोरोना, जैसे अभी होता है ना, लो इम्यूनिटी वालों को, इम्यूनिटी कम है तो फटाफट बीमारियां होती है बॉडी में। ब्लड क्लॉट भी नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग एक अलग चीज है बेटा, वो WBC का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है क्लॉटिंग में, उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो WBC अगर कम हो गए है ना हमारे पास, तो मान के चलो बेटा कि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ 1 या 2 ही पुलिस वाले हैं, तो बेटा वो कितना संभाल लेंगे उस एरिया को, समझ रही है? वैसा ही है कुछ, तो बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। तो कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारी बॉडी एकदम परफेक्ट होती है, इंटरनल मैकेनिज्म एकदम परफेक्ट होता है, नाप तौल के बिल्कुल। कोई भी चीज कम ज्यादा होता है तो तुरंत उसको बैलेंस किया जाता है, बैलेंस नहीं होता उसी को हम डिसीज बोलते हैं, इंटरनल डिसीज। ब्लड प्रेशर, हाइपर, ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर है, थायराइड वायराइड, ये सब मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। हमारी बॉडी बेटा ईश्वर का दिया हुआ एक कॉम्प्लेक्स वरदान है, मतलब हम सोच नहीं सकते कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है। आप यहाँ से थोड़ा सा चीरा मार के अंदर घुसोगे ना, तो आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी कि पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। समझ आ रहा है बेटा? थोड़ा सा बस, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि 1 सेंटीमीटर अंदर घुसोगे ना, आपको इतना स्ट्रक्चर खोलना पड़ता है, इतना स्ट्रक्चर खोलना पड़ता है, नाम उसको याद करना पड़ता है, इतनी सारी चीजें रहती हैं कि दिमाग खराब हो जाएगा। सोचो इतना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो बहुत वैल्यूएबल है हमारी बॉडी।
बहुत हमको हमेशा अच्छा रखना चाहिए। चलिए देन ये क्लियर है, इतना यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को WBC Yes, का। sir. देन उसके बाद Yes, देखते sir. हैं है ना, Yes, sir. WBC के कितने टाइप्स होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ WBC। तो मैं अब सीधा इसमें आऊंगा, टाइप्स ऑफ WBC। तो कुल मिलाकर के WBC का काम क्या है, टू फाइट इन्फेक्शन, है ना। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। अभी बोलते हैं ना बेटा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो कोरोना में। ये क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय अवर व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं यही हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। तो इसके टाइप्स कितने, तो 2 टाइप के। मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा, है ना, इसको मैं हटा सर रहा हूँ। आरबीसी के टाइप्स नहीं होते क्या? आरबीसी का कोई टाइप नहीं होता, एक ही टाइप का होता है। चलो ये हटा रहा हूँ, है ना। इसके टाइप्स देखेंगे क्योंकि उसका फ्लो चार्ट बताना है मेरे को थोड़ा सा डिटेल में। आज WBC प्लेटलेट ये सब खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हार्ट वगैरह चालू करेंगे, हार्ट, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन। तो WBC जो है 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, एक ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। अब एक ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म ऑफ WBC। ठीक है, और ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, बेटा प्रेजेंट को मैं प्लस NT लिखता हूं, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ WBC। किसी को कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। देन ग्रेन्युलोसाइट कितने टाइप के होते हैं, 2 types. कितने टाइप के, 2. 2 टाइप्स के। क्या क्या बेटा, Lymphocyte. monocytes. लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। एक्चुअली WBC जो रहते हैं वो 5 वैरायटी के होते हैं। ठीक है, 5 वैरायटी एंड 2 टाइप, 2 कैटेगरी बोलेंगे और 5 वैरायटी के। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरीज हैं, एक ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। तो एक ग्रेनुलोसाइट जो कैटेगरी है उसमें 2 टाइप के WBC होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और जो ग्रेनुलोसाइट कैटेगरी है इसमें 3 टाइप के WBC पाए जाते हैं। एक तो हमारा हो गया न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, देन दूसरा इओसिनोफिल, तीसरा, यहां दिख रहा है क्या आप लोगों को कि कट रहा है? Yes, sir. दिख रहा है. यस सर दिख रहा है। बेसोफिल। ठीक है, चलो अब ये क्या क्या है, तो मैं इसका एक डायग्राम के थ्रू इसको बताऊंगा कि न्यूट्रोफिल सबसे हाईएस्ट नंबर के होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर के, 60 to 65% जो रहता है ना, ये न्यूट्रोफिल होता है बेटा। अगर आपके घर में ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट होगा, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट होगा तो आज ही आप लोग देखना WBC काउंट। ठीक है, TLC बोलते हैं उसको, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC या WBC का काउंट। उसमें आपका पूरा ये 5 टाइप के WBC का ना एक पूरी काउंटिंग होती है, उसमें आप लोग रेंज देखना कि ये कितना होता है। तो सबसे ज्यादा आपको क्या दिखेगा ये, और आज आपका होमवर्क है, ये जो ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है, ठीक है, हर एक ब्लड टेस्ट में TLC DLC करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं। तो आप लोग क्या करना है, जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है उसमें एक एक का अलग अलग दिया हुआ रहता है, तो आप लोग ये देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर किसका है। ठीक है, ये आज आप लोगों का होमवर्क है। मैं एक बताया हूं, मैं सब बताऊंगा, लेकिन बेटर है आप लोग खुद ही देखो, तो उससे आप एनालिसिस करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और क्वेश्चन आता है नीट में कि हाईएस्ट टू लोएस्ट नंबर में अरेंज करो WBC को, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल जो रहता है बेटा, इसको ग्रेन्युलोसाइट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, तो इस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसे इस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस होगा। न्यूट्रोफिल का 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है, 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है बेटा, 3 to 5 लोब्ड। इसका मतलब समझते हो आप लोग,
लोब्ड के फॉर्म में रहता है। न्यूक्लियस जैसे जनरली सर्कुलर होता है, ऐसा नहीं होता है, इसका लोब के फॉर्म में रहता है, ठीक है, और ऐसे ग्रेन्यूल से सराउंडेड रहता है। इओसिनोफिल में डंबल शेप्ड रहता है, ऐसा डंबल समझते हो ना आप लोग, जैसे एक्सरसाइज करते हैं या बीन शेप, डंबल शेप, ये ऐसा है डंबल शेप जो रहता है, ये न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, डंबल शेप न्यूक्लियस। और इसमें भी जो साइटोप्लाज्म है ये ग्रेनुलार होता है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम क्लियर नहीं है तो ध्यान रखना, ये डायग्राम बना सकते हो। और बेसोफिल में 2 to 3 लोब्ड न्यूक्लियस होता है, या एस शेप्ड ऐसा। ये ऐसा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है जो बना रहा हूं ना बीच में, ये न्यूक्लियस है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, ये ब्लू कलर में ये ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये सभी जगह अप्लाई होगा, ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। और ये क्या चीज है भैया, ये क्या है, ये 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस। ये एग्जाम में आता है, जो डायग्राम बना रहा हूँ पूरा डायग्राम डिट्टो एग्जैक्टली सेम टू सेम एनसीईआरटी से उठेगा, और एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं नीट में कि भैया ये कौन सा डब्ल्यूबीसी, ये कौन सा है, ये कौन सा है, नाम लिखो, या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आएगा। पांचों डब्ल्यूबीसी को एक साथ अरेंज कर देगा और इधर डिसअरेंज करके देगा नाम को, और आपको बोलेगा मैच द फॉलोइंग, ठीक है, समझ आ रहा है। या फिर आपको ऐसा डायग्राम दे देगा, बोलेगा कि कौन कौन सा डब्ल्यूबीसी है ये बताओ, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको याद रखना है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाता है। तो ये क्या है बेटा, 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस, ये 2 लोब्ड न्यूक्लियस, और डंबल शेप्ड न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये एस शेप्ड 2 to 3 लोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है आप लोगों को, यस सर। क्लियर है भाई, है ना। चलो तो अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो जो सबसे बड़ा सेल होता है, लार्जेस्ट आरबीसी साइज में, वो मोनोसाइट होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसका ठीक ठाक होता है। ये क्या चीज है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको मैं अगर दूसरे कलर से बना दूं तो और अच्छा रहेगा। ये क्या चीज है, ये न्यूक्लियस है ना। और ये सेल है, और ये साइटोप्लाज्म है विथआउट ग्रेन्यूल्स, ठीक। देन उसके बाद हम देखेंगे लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट ये हो गया, इसका न्यूक्लियस बहुत लार्ज होता है, मतलब साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है और न्यूक्लियस का साइज काफी बड़ा होता है। ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो एक्चुअल में एनसीईआरटी में तो बहुत ऐसा कुछ क्लियरिटी नहीं है, बट जैसे हम आप ब्लड का स्लाइड देखते हैं, आप लोगों के स्कूल में, किसी के स्कूल में ब्लड का स्लाइड देखते हैं क्या माइक्रोस्कोप से, किसी के स्कूल में दिखाते हैं क्या? सर नहीं पता। अच्छा ठीक है, फिर आप कॉलेज में जाओगे आप लोग, ठीक है, आप लोग जब कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में बकायदा ब्लड का स्लाइड, किसके ब्लड का, आप ही के ब्लड का, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ब्लड का स्लाइड जो रहता है आपको देखना रहेगा, आप ही के ब्लड का ना। और ऐसे प्रोफेसर लोग बकायदा बोलेंगे अपना ही ब्लड निकालो, दूसरे का नहीं निकालना, दूसरे का खून नहीं चूसना है, ठीक है, अपना खून सिरिंज नीडल से मारो, ब्लड निकालो, स्लाइड में डालो, माइक्रोस्कोप से देखो। तो उसमें आपको बकायदा दिखता है, आरबीसी ही दिख रहा है, डब्ल्यूबीसी दिखेंगे, इसका न्यूक्लियस का साइज काफी बड़ा दिखता है, पूरा भरा हुआ रहता है न्यूक्लियस, ठीक है। देन तो ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये सिंगल न्यूक्लियस है, ये लोब्ड न्यूक्लियस विथ ग्रेन्यूल्स। तो बेटा हमको डब्ल्यूबीसी के साथ स्टेनिंग करते हैं हम लोग, डब्ल्यूबीसी को देखना है तो हम लोग को स्टेनिंग करना रहता है ना, ऐसा ब्लू कलर का डाई होता है, तो डालते हैं तो ब्लू ब्लू कलर का दिखता है हमको, ठीक है, स्लाइड में, आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है, ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। दो कैटेगरी में ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट क्यों बोलते हैं, ग्रेनुल्स होते हैं, प्रोटीनस ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। ये लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। इसका क्या क्या फंक्शन है अपन देखते हैं अभी। लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं ये देखना है हमको। सर हाँ बेटा, एक हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं सुनाई दे रहा है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। ग्रैन्युलोसाइट्स में जो न्यूक्लियस के शेप्स हैं उनकी कोई हाँ। पर्टिकुलर रीजन है क्या कि इनके शेप ऐसे ही क्यों है? वो उनका बनावट है बेटा, वैसे ही है वो, ठीक है, उनका बनावट है, फंक्शन के कारण भी होता है, ये लोग फंक्शनली कहीं भी जा सकते हैं।
ये लोग फंक्शनली कहीं भी जा सकते हैं। ये लोग खास तौर पे न्यूट्रोफिल जो होता है ना, ये शेप चेंज कर सकता है। अगर एकदम बड़ा न्यूक्लियस होगा, रिजिड होगा, ठीक है, रिजिड होगा, न्यूक्लियस से फैला हुआ रहेगा, तो ये लोग अपने आप को सिकोड़ नहीं सकते। मैं आपको बता जैसे अमीबा मालूम है ना, अमीबा, अमीबा मालूम है ना आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अमीबा क्या करता है बेटा, वो अगर अमीबा ऐसा शेप है तो अगर उसको पतले रास्ते से निकलना है तो वो अपना शेप चेंज कर लेगा और वो पतले रास्ते से घुस जाएगा। तो डब्ल्यूबीसीज भी वैसे ही करते हैं। अगर ब्लड से बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, खासतौर पे दो टाइप के डब्ल्यूबीसीज बाहर निकलते हैं ब्लड से, ब्लड वेसल से, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। तो ये क्या करते हैं, मेनली एकदम शेप चेंज कर लेते हैं अमीबा जैसे, और ये लोग ब्लड वेसल से बाहर निकलते हैं। समझ आ रहा है? तो इनको शेप चेंज करने में भी काफी मदद मिलता है इससे। अगर इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा रहेगा, जैसे इसका छोटा है, या फिर फ्लेक्सिबल रहेगा या इलोंगेटेड रहेगा, तो ठीक है। क्लियर है? समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। चलो देन इसमें हम देखेंगे बेटा जो लिम्फोसाइट है वो कितने टाइप का है। लिम्फोसाइट, तो ध्यान रखेंगे लिम्फोसाइट दो टाइप का होता है। एक होता है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और एक होता है बी लिम्फोसाइट। आप लोगों ने कभी एंटीबॉडी सुना? आपने Yes, सुना sir. ना अभी एंटीबॉडी, है ना? Yes, ऐसा sir. कोई है क्या जिसके बॉडी में एंटीबॉडी है कोरोना के अगेंस्ट? ऐसा कोई प्लाज्मा, ऐसा भी आप लोगों को बहुत सुनने को मिल रहा है। फिर आप लोग सुन रहे हो कि वैक्सीन लगाने से एंटीबॉडीज बनता है, ऐसा सुने हो आप लोग? सुने हो कि Yes, नहीं sir. सुने? Yes, sir. कितने लोग नहीं Yes, सुने? sir. Yes, sir. कितने लोग नहीं सुने? हाँ, सब सुने हैं। तो कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा कि एंटीबॉडी कहाँ होते हैं, एंटीबॉडी बनते कहाँ से है? तो हमारा जो लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है। एक्चुअल में ये दो कैटेगरी, दो टाइप का होता है। लिम्फोसाइट जो रहता है वो दो कैटेगरी में पाया जाता है, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। ये दो कैटेगरी के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो बी लिम्फोसाइट होता है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी इज नॉट अ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी से प्रोड्यूस किया हुआ एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक, क्लियर हो रहा है? Yes, समझ आ sir. रहा है ना? प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, आईजी। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को, जब ग्लोबुलिन प्रोटीन बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो आईजी एंटीबॉडी, हमारी बॉडी में 5 टाइप के आईजी होते हैं, मतलब 5 टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं, और सबका अलग अलग काम, बहुत कॉम्प्लेक्स है बेटा, ठीक है। हमारे बॉडी में कितने टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं? 5 टाइप के, 5 वैरायटी के एंटीबॉडीज होते हैं, और सबका अलग अलग काम है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, ठीक है। उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं डिटेलिंग कराऊंगा, तो ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे। अब इनमें से आप मेरे से पूछोगे कि सर एंटीबॉडीज बन गया, लेकिन जैसे कि कोरोना ने हमला किया, तो कोरोना के खिलाफ जो इम्यूनिटी बन रहा है एक्चुअल में, जैसे इम्यूनिटी बन गया, वैक्सीन लगा, या कोरोना वायरस एंटर किया हमारी बॉडी में, या वैक्सीन लगा हमको, तो हमारी बॉडी में जो एक इम्यूनिटी बोलते हैं ना हम लोग, इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो कैसे होती है, वो कहाँ से होती है? कौन सा डब्ल्यूबीसी रेस्पॉन्सिबल है? कौन सा डब्ल्यूबीसी रेस्पॉन्सिबल है? तो लिम्फोसाइट। यही है एक ऐसा डब्ल्यूबीसी जो बेटा दुनिया के मैक्सिमम, मतलब बड़े से बड़े जो बीमारी होती है, बड़े से बड़े जो इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया हो वायरस हो, उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका डिटेलिंग अपन क्लास 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस ये बताऊंगा कि एक्चुअल में जो इम्यूनिटी बोलते हैं, जैसे आप लोगों के बॉडी में मान के चलो, ये मेरा अलार्म मेरे को आज परेशान कर दिया है, ठीक है। तो मान के चलो कि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है, जैसे बेटा आप लोग वैक्सीन लगवाते हो बचपन में जो लगवाए हो, ठीक है। तो उस वैक्सीन के कारण जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा कौन सा ऐसा डब्ल्यूबीसी है जो उस वैक्सीन के कारण अभी आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है, कोई भी, जैसे बीसीजी, हम है ना, बीसीजी का वैक्सीन लगता है, पोलियो का वैक्सीन लगता है, समझ आ रहा बात?
तो ये जो भी वैक्सीन आपको लगा है, ठीक है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जो भी वैक्सीन लगा है उसके खिलाफ आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है, तो वो कौन मेनली कौन से WBC के कारण है? तो कौन से WBC के कारण है? मेनली लिम्फोसाइट। ध्यान रखेंगे, ये हमारा मेजर इम्यूनिटी क्रिएट करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये लोग फालतू है, ये लोग तुरंत लड़ने के लिए और बाकी जो भी इन्फेक्शन है उनको खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका डिटेलिंग एक्चुअल में नहीं बता रहा हूं मैं, है ना। तो बस सिंपल से ध्यान रखेंगे ये क्या क्या होता है, कौन कौन से लोब्स होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वीडियो बंद हाँ। हो गया आपका। चलिए, क्लियर है इतना? WBC थोड़ा समझ आया आप लोगों को? यस सर। बस इसका जो परसेंटेज है बेटा वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में अरेंज करके लाओ कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सा है, कम कम कम, और सबसे कम कौन सा है। तो मैं आपको सबसे ज्यादा बता देता हूँ, सबसे कम बता देता हूँ। सबसे ज्यादा तो आपको मालूम है न्यूट्रोफिल होता है, और सबसे कम बेसोफिल होता है, बहुत कम, 0 to 1%, बस 0 to 1% होता है बेसोफिल। बाकी आपको अरेंज करना है, ठीक है। देन दूसरी चीज, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, they are phagocytic cell. What is phagocytic cell? What is phagocytic cell? Neutrophil and monocyte are phagocytic cell. What is phagocytic cell? कौन बताएगा? सर जो जर्म्स को इनगल्फ कर लेते हैं डायरेक्ट। हाँ, जो जर्म्स को, बैक्टीरिया वायरस को खा जाते हैं पूरा। ये लोग बेटा ऐसे ना मान के चलो, ये लोग ना भूखे शेर के जैसे लोग ढूंढते हैं कि कौन हमारी बॉडी का नहीं है, कौन हमारी बॉडी का नहीं है, और ऐसे ढूंढेंगे ढूंढेंगे ढूंढेंगे। उनको जैसी दिखेगा वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा बॉडी का सेल जो अब हमारे काम का नहीं है, इवन कैंसर सेल्स, हमारी बॉडी के जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको भी ये खा जाते हैं। क्यों भाई? कैंसर को रोकना है ना बेटा। चाहे हम इस दुनिया में हर एक की बॉडी में कैंसर, मतलब ट्यूमर जो होता है ना, ट्यूमर सेल्स बनते हैं, लेकिन वो कभी कैंसर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उनको समय से पहले खत्म कर देता है, नॉर्मल कर देता है। जैसे बैक्टीरिया वायरस आया, देखेंगे ये हमारी बॉडी का नहीं है, पहले पहचानेंगे, उसके बाद ये लोग सीधा उन पे हमला करते हैं और उनको पूरा ऐसे खा जाते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा का मालूम है ना बेटा आप लोगों को, फैगोसाइटिक एक्टिविटी। अमीबा कैसे खाता है? उसके ऊपर पूरा ऐसा अपना पूरा साइटो जो सेल मेम्ब्रेन है पूरा उसके ऊपर ऐसा बिछा देगा, धीरे से उसको एनगल्फ कर लेगा और फिर उसको डाइजेस्ट कर देता है, कोई भी पैथोजन को। तो ये लोग वही काम करते हैं, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, बहुत खतरनाक WBC से। समझ आ रहा बात आप लोगों को? क्लियर है कि नहीं? देन इओसिनोफिल, आप लोगों को एलर्जी हुआ? एलर्जी? यस सर। अपने दोस्तों से नहीं या किसी रिश्तेदारों से नहीं, नॉर्मल जब हमको एलर्जी होता है ना, कोई खाए पी लिए या डस्ट से, मेनली जो धूल डस्ट से होता है आजकल। तो एलर्जी के समय आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे कि छींक आता है, खांसी आ रहा है, फिर नाक में पानी आ जाता है, नाक से पानी बह रहा है, आंख से आंसू आ रहा है। ये एलर्जी के कारण फिर आप लोगों को कई बार फीवर वीवर भी आ जाता है, खांसी चालू हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ मेनली इओसिनोफिल। तो ये WBC जो होते हैं ये एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मेनली एलर्जी के लिए या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन में। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। इसका मैं एक एक फंक्शन जो रहता है अपन नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में देख लेंगे बेटा। एक एक फंक्शन में ऐसे मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं बता ही चुका हूँ। देन बाकी अपन इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम हो गया है काफी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायग्राम से। और पढ़ेंगे बेटा, पढ़ने की आदत डालिए, डेली पढ़ने की आदत डालिए, ये आपको एक दिन उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। ठीक है, तो हो गया सबका? किसी का बचा है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।